नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। और आज हम सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग एवं उसके कार्य पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख अंग कौन है, यानी उसके मेन जो अंग है और जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो वो प्रमुख अंग है उसके क्या कार्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन गवर्नमेंट एग्जाम में भी ये टॉपिक्स आते रहते हैं और ये बेसिक टॉपिक है और आपके बोर्ड्स के एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। वीडियोस आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को जो फ्रीक्यू है इसने स्पॉन्सर किया है और ये आपको टी शर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हो। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हो। इन्होंने कई सारी नई वैरायटी के टी शर्ट्स और शर्ट्स ये बनाते हैं, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सुरक्षा परिषद, यानी प्रमुख अंग में आता है हमारा सुरक्षा परिषद। दूसरा आता है महासभा और तीसरा आता है सचिवालय। चौथा आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। पांचवा आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6 आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यायसिता परिषद के नाम से जानते हैं। हालांकि ये रद्द कर दिया गया है। तो अब ये जो प्रमुख अंग है जो ये दिए गए हैं, ये क्या होते हैं, इनके क्या कार्य हैं, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुरक्षा परिषद से। देखो, सुरक्षा परिषद का अगर हम देखें तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। तो सबसे ज्यादा मेन कौन अंग है, ये सुरक्षा परिषद। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं और इसके अंदर 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 देश स्थायी होते हैं, यानी जो 5 मेंबर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, और 10 अस्थायी होते हैं। और जो 10 अस्थायी होते हैं वो हर बार चेंज होते रहते हैं। तो देखें कौन कौन से जो स्थायी सदस्य है वो कौन कौन से हैं। ये हैं ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका। ये स्थायी 5 सदस्य हैं और 10 स्थायी रहते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। इनका चुनाव, आखिर का जो स्थायी सदस्य, इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है। जो आम हमारी सभा होती है, ये आम सभा, जिसे हम महासभा के नाम से भी जानते हैं, ये चुनती है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों को। और इनका जो वर्ष होता है वो 2 साल के लिए होता है और 2 वर्ष के बाद फिर से ये चेंज हो जाते हैं। निर्णय सभी देशों पर बाध्यकारी होते हैं और जो डिसीजंस आता है वो सभी को मानना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है हमारा सुरक्षा परिषद के निम्न कार्य क्या है। जो सुरक्षा परिषद है आखिरकार इसका काम क्या है, ये करता क्या है? तो देखिए, तो जो सुरक्षा परिषद है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करता है, यानी जो अलग अलग देशों के बीच में डिस्प्यूट ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, उनके बीच में शांति स्थापना करता है, बातचीत करवाने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट आता है विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाता है, यानी अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनको वो शांतिपूर्ण तरीके से, एकदम पीसफुल मैनर से निपटाने की कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट आता है आक्रमणकारी राज्य के विरुद्ध नाटो सेना का कार्रवाई करना। और जो इसके सदस्य मेंबर्स हैं, अगर ये लोग इनकी बात नहीं मानते, यानी जो सुरक्षा परिषद जो गाइडलाइंस दे रखा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है, अगर वो उनकी बात नहीं मानता तो दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो नाटो सेना का भी यूज कर सकता है आक्रमणकारी राज्य के ऊपर, जो जबरदस्ती कर रहा है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं मान रहा, उसके ऊपर जो सुरक्षा परिषद या फिर यूं कह लीजिए यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है महासभा। जो महासभा जो अंग है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्या है और इनके कार्य क्या है। तो अगर महासभा का देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा एक विश्व सांसद है। महासभा है उसको हम विश्व संसद के नाम से भी जानते हैं। इसमें 193 सदस्य हैं और इसके अंदर जो है 193 सदस्य देश है, यानी 193 इसके अंदर मेंबर्स इन्वॉल्व है 2020 के अंदर। आप चेक कर लीजिएगा, अपडेट होते रहते हैं, तो आप लोग एक बार करंट में जाके चेक कर लीजिए कि महासभा के अंदर अभी करंट में कितने हैं।
प्रत्येक देश को एक वोट का अधिकार होता है और महासभा के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो उन सभी को एक वोट का अधिकार होता है, किसी को न कम न ज्यादा, सभी को एक वैल्यू दी गई है, वो है 1। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी सामान्य बहुमत की जरूरत निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। और यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं और जो एकदम मेन डिसीजन है, कह लीजिए जो प्रमुख निर्णय है, उसके लिए कम से कम 2/3 वोटों की जरूरत होती है, यानी 2/3 देश उसका सपोर्ट करे, 2/3 वोट हो। टोटल महासभा में जितनी 193 है उसका 2/3 तो वोट हो ही, तो ही प्रमुख निर्णय पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। और बाकी में सामान्य बहुमत, और कोई आम मुद्दा है तो उसके अंदर हमें सामान्य बहुमत की जरूरत होगी। और ये जो निर्णय लिया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो सभी सदस्य देशों पे बाध्यकारी नहीं है। आपको इच्छा है मानने की उस रूल्स एंड रेगुलेशन की जो भी बनाया गया है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मानना तो आप उसे फॉलो नहीं कर सकते, ये जो कि अच्छी बात है। महासभा के निम्नलिखित कार्य, और जो महासभा है इसके कुछ कार्य भी हैं, जैसे कि सदस्यों को चुनाव करता है कि कौन सदस्य कहाँ सुरक्षा परिषद में कौन सदस्य होने चाहिए, तो ये उनका चुनाव भी करता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चयन भी करता है, जो सुरक्षा परिषद के अंदर जो अस्थायी सदस्य हैं उनका ये चयन भी करता है वोटिंग के थ्रू। महासचिव का ये चुनाव करता है, जो महासचिव होता है वो इसका भी चुनाव महासभा द्वारा ही किया जाता है। अगला देखें अगर इसी का ही, तो अगला पॉइंट बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, जो यूएन के अंदर जो और भी ऑर्गन्स हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति ये महासभा करता है। महासचिव का चुनाव करता है, और जो महासचिव है उसका चुनाव भी करता है, हालांकि पॉइंट रिपीटेड है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से संबंधित मामलों पर विचार करना, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर से संबंधित मामले हैं, जो उनके मसले हैं, उनके ऊपर क्या करता है, ये विचार करता है कि क्या चीजें ऐड की जानी चाहिए, क्या चीज हटा दी जानी चाहिए, क्या चीजें पुरानी हो चुकी है, क्या चीजें नए बदलाव, क्या हमें नए चेंजेस लाने चाहिए, उन सभी के ऊपर यहाँ महासभा के अंदर डिस्कस होता है, और जरूरी पड़ता है तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं। अगला आता है सचिवालय का काम। जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है सचिवालय। आखिर का सचिवालय क्या है और क्या काम करता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। प्रशासनिक अंग का मतलब कि सारा वर्किंग करता है, हर जगह कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, लेकिन ये जो अंग है प्रशासनिक अंग है, जो कि उन रूल्स एंड रेगुलेशन का कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, उसको इम्प्लाई करता है। तो अगर देखें सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। सचिवालय जो होता है उसके अंदर एक महासचिव होता है, और जो महासचिव होता है ये और उसके साथ ही साथ अन्य कर्मचारी होते हैं। और जो रही बात महासचिव की, तो जो महासचिव होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखने वाला चेहरा महासचिव का ही होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर और महासभा द्वारा की जाती है। यानी जो महासचिव होगा उसकी नियुक्ति की जो उसकी ड्यूरेशन होती है, जो भी पर्सन उस गद्दी पे बैठेगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी, वर्किंग ड्यूरेशन होगी, वो 5 सालों के लिए होगी। और इनको महासचिव को चुनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा की जाती है। यानी सुरक्षा परिषद सिफारिश करता है महासभा को, और महासभा देन क्या करता है, उसको इलेक्ट कर दे। मान लो सुरक्षा परिषद ने किसी मेंबर को सेलेक्ट किया, तो महासभा उसको इलेक्ट कर देगा, उसको चुन लेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि करंट में महासचिव कौन है। इसे आपको सर्च करना है कि अभी करंट में महासचिव कौन है, ये आपके लिए वर्क है। अगर हम आगे देखें तो पता चलता है कि जो सचिवालय कितना मेन ऑर्गन है, तो इसका आखिर का काम क्या कार्य करता है। तो इसका काम जो सचिवालय का होता है वो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में सहयोग बढ़ाता है, यानी कॉपरेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। मानव अधिकारी संबंधी मामलों की जांच करता है कि जो सचिवालय होता है, मान लेते हैं किसी जो इसके सदस्य देश है वहां पर जो ह्यूमन राइट्स है, मान लो किसी को जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है या वहां बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, तो ऐसे में जो सचिवालय है वो देखता है कि ये तो भाई मानव अधिकारों का उल्लंघन है,
कि ये तो बहुत ही गलत उनके साथ हो रहा, तो ऐसे में सचिवालय उनकी कार्रवाई करता है। विकासशील देशों को आर्थिक मदद देता है। जो विकासशील देशों है, जो विकसित हो रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अभी विकसित पूरी तरीके से नहीं है लेकिन उस रास्ते पे, उस प्रोग्रेस पे है, तो उनको आर्थिक मदद देता है। आर्थिक मदद देने का मतलब उनको पैसा देने की बात करता है, वो वहां पे उनको टेक्नोलॉजी देने की बात करता है, वहां वो उनको सस्ती चीपर मार्केट बनाने की बात करता है। अगला आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जो ये अगला है हमारा आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद है, ये क्या है, उसका क्या काम है। अगर देखें तो इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं, यानी जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसके अंदर 54 सदस्य होते हैं। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, और जो इसके अंदर जो 54 सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष के लिए होता है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, और यानी प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदलते हैं। यानी कह लीजिए कि 1/3 54 का 1/3 18 सदस्य जो होते हैं वो बदलते हैं। हर 3 साल के बाद 18 सदस्य बदलेंगे, टोटल 54 नहीं बदलेंगे, 54 में से 1/3 या फिर यूं कह लीजिए 18 सदस्य बदलेंगे और फिर 18 सदस्य नए आएंगे। फिर 3 साल के बाद फिर से 18 सदस्य नए बदलेंगे और फिर 18 सदस्य नए चुने जाएंगे। ये होता है इसके अंदर। अगर हम आगे देखें तो इसका क्या कार्य होता है, आर्थिक एवं सामाजिक जो परिषद है इसके मुख्य कार्य क्या है, आखिरकार ये करता क्या है। तो देखें तो आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास के कार्यक्रमों में सहायता करता है। जो ये संगठन है, जो ये ऑर्गन है, जो ये अंग है, ये करता है आर्थिक से रिलेटेड, सामाजिक सहयोग यानी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, ट्रेड से रिलेटेड हो गया, पैसों से अर्थ यानी पैसों से रिलेटेड हो गया, एवं विकास कार्यक्रम जैसे रोड बनाना हो गया, बहुत टेक्नोलॉजी हो गया, सब चीजों में क्या करता है, हेल्प करता है देशों की, ताकि वो लोग विकसित हो सकें। ये परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। और ये जो परिषद है ये सामाजिक समस्याएं हो गई, जैसे कि किसी को पानी की सामाजिक समस्या कुछ भी हो सकती है, जैसे किसी को पानी की दिक्कत है किसी देश को, या फिर किसी देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, किसी देश के अंदर क्राइम ज्यादा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है जो कि आर्थिक एवं सामाजिक से रिलेटेड हो, के माध्यम में वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने का प्रयास है। तो वो क्या करता है, उनकी वहां पे उन सारी चीजों को प्रोवाइड करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाता है, यानी कह लीजिए कि उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता है ताकि वो देश है वो लालच के चक्कर में कुछ गलत काम ना कर दे। ये इट मीन्स कि वो किसी पे वॉर ना कर दे या फिर किसी के साथ अपना बैर ना बढ़ा ले, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कर ले। तो ऐसे में वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति वो मेंटेन रहती है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक एकमात्र हल नहीं है। साथ ही साथ इसके अनुसार जो इस परिषद है इसके अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक एकमात्र हल नहीं है। इसका मानना है कि भाई कि जो विश्व में अगर आपको पीस मेंटेन करना, अगर आप चाहते हो कि एक देश दूसरे देश से ना लड़े, तो ऐसे में जो राजनीति एकमात्र हल नहीं है। राजनीति है हल, लेकिन यही एक अकेला सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा हमें और भी सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। क्योंकि ये कहता है क्योंकि अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि किसी के देश अच्छा डेवलप नहीं होता, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, वो देश बहुत गरीब होता है, तो ही वो किसी देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता है कि उनके रिसोर्सेज का वो यूज करके खुद अपने आप को डेवलप कर ले। तो ऐसे में उसका मानना है कि इस संगठन की आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है देशों का। अगर हम आगे देखें, अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आखिर का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है क्या? इस न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं जो महासभा एवं सुरक्षा द्वारा पूर्ण बहुमत द्वारा होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद द्वारा पूर्ण बहुमत से इनको इलेक्ट किया जाता है। और जो ये 15 सदस्य होते हैं ये न्यायाधीश होते हैं, यानी ये जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम है कि बेसिकली जो देशों में जो कन्फ्लिक्ट हो रहे, जो लड़ाई झगड़े हो रहे, उनको सॉल्व करने का काम होता है। और इसके अंदर 15 सदस्य से न्यायाधीश होते हैं, यानी 15 इसके अंदर न्यायाधीश होते हैं। और इन न्यायाधीश को महासभा और जो सुरक्षा परिषद है दोनों ही मिलकर बहुमत से इनको चुनता है। इसका जो मुख्यालय है वो हेग, जो कि नीदरलैंड्स में है। इम्पोर्टेंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में
मान्यता प्राप्त व्यक्ति ही न्यायाधीश के रूप में चुने जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अगर किसी को जज न्यायाधीश बनाया जाता है तो ऐसे ही नहीं किसी को भी बना दिया जाएगा। ऐसे में उसको उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हो, जो कि अपने देश का फायदा ना देखे, अगर कभी उसका देश फ्रंट में हो वो देखे जो सही हो और उसको जानकारी बहुत ही अच्छे से हो। या फिर यूं कह लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में कि किस तरीके से मैटर को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से लड़ाई झगड़े को ना बढ़ाया जाए, किस तरीके से सही डिसीजन लिया जाए, उसको इसकी अच्छे से जानकारी हो। इस वजह से ये न्यायाधीश बहुत मेन हो जाता है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का होता है, यानी एक बार वो इलेक्ट हो गए तो 9 वर्ष के लिए फिक्स है एवं उनके दोबारा चुने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर वही न्यायाधीश दोबारा चुन लिए गए अगले 9 साल के लिए तो उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि कोई उंगली रेज नहीं करेगा कि आपने इनको दोबारा क्यों चुन लिया। अगला आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके मुख्य कार्य क्या है, उसके जो मेन है वो क्या काम करता है। तो देखिए, तो हेडिंग से ही पता चल रहा है कि वो कानूनी विवादों को निपटारा करता है। यानी जो दो देशों के बीच में जो कि इसके मेंबर है, अगर उनके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई वाद विवाद है तो उनके विवादों को निपटारा करने का काम वो करता है। अधिकृत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए गए कानूनी प्रश्नों पर राय देना। अगर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ऑर्गन्स है कभी कभी वो ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि क्या डिसीजन सही है, तो ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सजेशन मांगते हैं कि आप हमें कुछ सलाह दीजिए। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो उनको सलाह देता है कि आपको क्या किया जाना चाहिए। या फिर कह लीजिए 2 देशों में भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उनको सजेशन देता है कि आप ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने जो लड़ाई झगड़े के मसले उसको खत्म कर सकते हो। अगला और जो पॉइंट आता है वो होता है न्यायिकता परिषद, जिसे हम ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं, जो कि रद्द कर दिया गया है, अब ये नहीं रहा। लेकिन तो भी आपको समझना जरूरी है कि क्या किस लिए बनाया गया था, उसका क्या काम था। न्याय परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल है। इसके अंदर 5 सदस्य होते थे और जो 5 सदस्य होते थे वो स्थायी सदस्य ही शामिल होते थे, अस्थायी कोई भी नहीं होता था। इसकी स्थापना ऐसे न्याय प्रदेशों पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्ता शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। या फिर कह लीजिए कि इसको इस वजह से बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और उनके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश जहां पे स्वायत्ता शासन नहीं था, जहां पे जो देश थे वो आजादी वहां पे उनको अच्छे से नहीं मिल पाई थी, ऐसे में इस संगठन का काम था कि उनको आजादी दिलाना और वहां पे स्वायत्त शासन यानी वहां पे जो शासन है वो अच्छे से रन करे, ये इसकी जिम्मेदारी थी। संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद के कार्य, आखिरकार इसका कार्य क्या है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, ने पीस मेंटेन करना इसकी जिम्मेदारी है। न्याय प्रदेशों के जनता के हितों का ध्यान रखना, और जो ऐसे देश है जो स्वायत्ता शासन जहाँ पे नहीं है, ऐसे में इसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन देशों की निगरानी करे और उनको कोई भी दिक्कत हो जनता को तो उनके हितों का ध्यान रखे और उनके लिए कदम उठाए। बिना भेदभाव के अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे और किसी भी देश के साथ भेदभाव ना करे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। उन सभी देशों के साथ वो एक समान व्यवहार करे। साथ ही साथ वहां पे जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो एक ह्यूमंस को जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करे, उनकी जो आजादी है उसकी रिस्पेक्ट करे और सम्मान को बढ़ावा दे, ये इसका काम था। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आते ही आते हैं कि जो प्रमुख अंग है वो कौन है और उनके क्या वर्क है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।